हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, मैं क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल जो लेसन है उसमें एक हेडिंग रिमेनिंग बच गया था, उसको चाह रहा हूँ क्लियर कर दूँ। टॉपिक था कि मेटल जो है उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ ये मेटल पाए जाते हैं और किन प्रोसेस से इनको हम प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। ऑकरेंस ऑफ मेटल यानी धातु जो है इनकी प्राप्ति कैसे होती है, धातुओं की प्राप्ति। देखिएगा, जितनी धातुएं हैं वह मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला अवस्था होता है फ्री स्टेट और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा मुक्त अवस्था और ये है संयुक्त अवस्था। यानी धातुएं जो हैं वह मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब है कि वह किसी भी कंपाउंड के रूप में नहीं पाए जा रहे हैं, फ्री पाए जा रहे हैं। और फ्री वही एलिमेंट पाए जाते हैं, वही मेटल्स पाए जाते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। याद रखिएगा, फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो लेस रिएक्टिव मेटल, जितने कम क्रियाशील धातुएं हैं वह सभी कम क्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं मुक्त अवस्था में। मुख्य रूप से गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है। याद रखिएगा, सोना, चांदी तथा प्लेटिनम, यह जो धातुएं हैं इनकी क्रियाशीलता कम होने के कारण यह मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी जो क्रियाशील धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, ये सब जो धातुएं और भी धातुएं हैं इनमें रिएक्टिविटी होने की वजह से यह धातुएं कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर हो रहा है ये चीज। इसके बाद देखिएगा, ऑकरेंस के बाद हम जानते हैं कि एक शब्द आता है इसमें, खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स की परिभाषा, तो भूपर्पट्टी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वही खनिज कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूपर्पट्टी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम पाया जाता है बॉक्साइट के रूप में, Al2O3 × 2s2, क्या नाम है इसका, बॉक्साइट। लेकिन एल्युमिनियम का एक और अयस्क है Al2O3 × 2SiO2 × 2s2, इसको क्ले कहा गया वो। तो एल्युमिनियम है अपने यौगिक के रूप में बॉक्साइट के रूप में पाया जा रहा है भूमि से, तो बॉक्साइट क्या है, खनिज है। खनिज की परिभाषा देना हो तो कोई भी धातु का यौगिक भूपर्पट्टी से, अर्थ क्रस्ट से जिस रूप में मिल रहा है वही रूप खनिज कहलाता है। और अगर आप खनिज समझ रहे हैं तो खनिज से संबंधित एक और नाम आता है अयस्क, कि अयस्क क्या है, और क्या है। तो वे सभी खनिज जिनसे कम लागत में सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो सकें, उन्हीं खनिजों को अयस्क कहा गया है। खनिज और अयस्क दो शब्द हैं, दोनों में कहीं से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए।
खनिज भूपरपट्टी से जिस रूप में किसी धातु का यौगिक मिल गया वही खनिज है, और जिस खनिज से सुविधापूर्वक कम लागत में अधिक मात्रा में कोई धातु प्राप्त किया जाता है तो उस खनिज को अयस्क कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इतना आप समझ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊं कि ये जो अयस्क हमें मिलते हैं, इन अयस्कों से धातु की प्राप्ति कैसे किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, धातुओं का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। देखिएगा, धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित सबसे पहला चीज हमें यह समझना है कि जो धातु हमें भूमि से प्राप्त हुए हैं उन धातुओं में रेत, मिट्टी, धूल, कण इत्यादि सब जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, खनिज के साथ चाहे अयस्क के साथ रेत, बालू, मिट्टी के कण इत्यादि जुड़े रहते हैं, जिन्हें गैंग या आधात्री, अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। और इन मैट्रिक्स को, इन गैंग्स को अलग करने के लिए हमें अयस्कों के सांद्रण की आवश्यकता पड़ती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिएगा, पहला स्टेप धातुओं के निष्कर्षण में जो जरूरी है वह है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण यानी अयस्क के साथ जो भी रेत कण, धूल कण, मिट्टी के कण जो कुछ भी हैं उनको अलग करने की जो विधि है, उसी विधि को, उसी प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहा गया है। और अयस्कों के सांद्रण के मुख्य 3 विधियों का चर्चा क्लास 10th लेवल पे है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा है फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ध्यान दीजिए, वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। यह गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होता है, जितने भारी अयस्क होते हैं, जैसे आयरन के अयस्क मुख्य रूप से भारी होते हैं, तो भारी अयस्कों को बारीक पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है। उसको पानी में उसको डुबोना है और पानी का प्रवाह तेज रखना है। तेज प्रवाह वाले जल में भारी अयस्कों को चूर्ण बना करके जब हम उसमें प्रवाहित करते हैं तो जितने हल्के रेत के कण, मिट्टी के कण, धूल के कण होते हैं सब पानी के साथ बह जाते हैं और अयस्क हमारा सांद्रित हो जाता है। अयस्कों के सांद्रण से मतलब होता है कि रेत के कण, धूल के कण, मिट्टी के कण को अलग करना है। और अलग करने के लिए हम करते क्या हैं, जो भी हमारे पास अयस्क मिला है उसको हम पीस के बारीक पाउडर के रूप में ला लेते हैं और उसको तेज धारा वाले जल में डुबोते हैं। तो भारी अयस्क हमारा है वो नीचे चला जाता है और उसके साथ जितने अपशिष्ट हैं सब बह के अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार अयस्कों को सांद्रित करने की जो विधि है उसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। दूसरा जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है,
इस विधि का उपयोग केवल उन्हीं अयस्कों के लिए किया जाता है जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले जो अयस्क होते हैं केवल उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। और इस विधि में हम अयस्क को पाउडर बना करके ऐसे चक्की से प्रवाहित करते हैं जहां चुंबक लगा होता है, और वह चुंबक सभी अयस्कों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और बाकी के जो अपशिष्ट होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार हम आसानी से अयस्कों को सांद्रित कर पाते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर अगर पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो वह विधि जो है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तीसरा होता है फेन प्लवन विधि। याद रखिएगा, इस विधि का प्रयोग हम केवल हल्के अयस्कों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सल्फाइड अयस्क हैं। तो सल्फाइड अयस्क में एक विशेषता यह भी है कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वह चीड़ के तेल के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि जल के साथ वो दूर भागते हैं, द्रव विरोधी होते हैं। और सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए हम फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं बाबू, अयस्कों का बारीक चूर्ण बना लेते हैं और जल में चीड़ का तेल मिला लेते हैं, और ऐसे मिश्रण में जब हम सल्फाइड अयस्कों को डालते हैं तो सल्फाइड अयस्क तेल के साथ जाके चिपक जाते हैं, जबकि सारी अशुद्धियां जल में नीचे जाके डूब जाती हैं, और इस तरह सल्फाइड अयस्क हमें ऊपर तैरते हुए मिल जाते हैं। हम आसानी से उनको पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस विधि को फेन प्लवन विधि कहा गया है। क्लियर है? अयस्कों का सांद्रण आप इन 3 विधियों से कर सकते हैं। देखिए बाबू, अयस्कों के सांद्रण के बाद अगर हमें धातु का निष्कर्षण करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो सबसे पहले हम मेटल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और तीसरा है लेस रिएक्टिव मेटल। यानी कि वह धातु जो अधिक क्रियाशील हैं, और अधिक क्रियाशील धातुओं में नाम किसका किसका लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। यह धातु जो है यह धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, और अधिक क्रियाशील धातुओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह धातुएं मुख्य रूप से अपने साल्ट के रूप में पाए जाते हैं, अपने लवण के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेटल साल्ट यानी धातु लवण का गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन कराकर हम प्राप्त करते हैं क्या चीज, प्योर मेटल को, शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अधिक क्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने का तरीका यह है कि उनके लवण का जलीय विलयन बनाया जाए, और उस जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करा के हम आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास एक विलयन लिया जाए, विलयन मान लीजिए हमारे पास NaCl के सॉल्यूशन का है, तो आप जान रहे हैं कि इस NaCl साल्ट में सोडियम मेटल प्रेजेंट है। इस सोडियम मेटल को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिएगा, NaCl का सॉल्यूशन बना लीजिए और इसमें इलेक्ट्रोड डुबोइए प्लस माइनस चार्ज के साथ बैटरी से कनेक्ट करके। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला लाइन प्लस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला माइनस को।
देखिए एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती हैं और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, निगेटिव वाला क्लोरीन आयन। आप जानते हैं कि जब अपने जलीय विलयन में होगा तो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में होगा। तो जो Cl माइनस है वह एनोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और कन्वर्ट हो जाती है Cl में। तो Cl में रहेगा नहीं, Cl2 में रहेगा। तो 2 Cl माइनस ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से त्याग करेगा और ये Cl2 के रूप में जाके एनोड पे इकट्ठा होगा क्लोरीन। और कैथोड पर क्या होगा, थोड़ा समझेंगे बाबू। कैथोड पर क्या होगा, Na प्लस जो था वह Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा और हम बड़ी आसानी से कैथोड पर धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। और जो धातु यहाँ प्राप्त होते हैं बाबू वह शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। याद रखेंगे, अधिक क्रियाशील धातु होंगे तो उनको प्राप्त करना बहुत आसान है। उनके लिए हम उनके साल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें वैद्युत अपघटन कराकर बड़ी आसानी से कैथोड पर हम प्राप्त कर लेते हैं सोडियम को। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, अधिक क्रियाशील वाला तो हो गया, दूसरा बच रहा है हमारा मॉडरेट रिएक्टिव वाला। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये समझते हैं वो। देखिएगा, मॉडरेट रिएक्टिव में कौन कौन से एलिमेंट मुख्य रूप से आ रहे हैं। तो जिंक है, लेड है, आयरन है और निकिल है। जिंक, लेड, आयरन, निकिल, कॉपर को भी इसमें रख लीजिए। मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट है ये। और मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वह दो अवस्थाओं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं या सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो कार्बोनेट अयस्क का कैल्सिनेशन कराते हैं बाबू। कैल्सिनेशन का मतलब है निस्तापन कराते हैं और हम वहां से प्राप्त करते हैं ऑक्साइड ओर को। कौन सा ओर? ऑक्साइड अयस्क। और फिर सल्फाइड ओर अगर है तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग से मतलब है भर्जन। और भर्जन करा करके हम प्राप्त करेंगे क्या चीज? ऑक्साइड ओर ही मिलता है। और इस ऑक्साइड ओर का हम रिडक्शन कराते हैं। वो क्या कराएंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन करा करके हमें इम्प्योर मेटल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये अधिक क्रियाशील की भांति डायरेक्ट प्योर मेटल नहीं मिलता है, इम्प्योर मेटल मिलता है। और इस इम्प्योर मेटल का प्यूरिफिकेशन कराकर हम शुद्ध मेटल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, अगर मध्यम श्रेणी का क्रियाशील धातु है तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यह देखना होगा कि वह जो अयस्क है वह कार्बोनेट अयस्क के रूप में है कि सल्फाइड अयस्क के रूप में है। अगर हमारे पास अयस्क हमारा कार्बोनेट के रूप में है तो उस समय हम उसका कैल्सिलेशन कराते हैं, निस्तापन कराते हैं। और निस्तापन क्या है बाबू? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वह ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होते हैं। यही प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। मैं इसका एग्जांपल यहाँ समझा दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है तो जिंक अयस्क है ये, और इसको हमें गर्म करना है। और गर्म करते समय इस बात का ध्यान देना है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और जब हम गर्म करते हैं तो बड़ी आसानी से इसमें से CO2 उड़ जाता है, और CO2 उड़ गया तो एक ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन जाके जिंक के साथ जुड़ के जिंक ऑक्साइड के रूप में आ जाता है। याद रखिएगा, यही कार्बोनेट अयस्क को नया लिखवाया हूं ना कि कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन कराकर ऑक्साइड अयस्क बनाया जाता है। तो देखिए, कार्बोनेट अयस्क था, उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? ऑक्साइड ओर में। और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए किस मेथड का यूज कर रहे हैं? निस्तापन विधि का। निस्तापन विधि क्या है? वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करना, यही प्रक्रिया निस्तापन है। भर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है देखिएगा, भर्जन हमेशा सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है और सल्फाइड ओर का एग्जांपल ले रहा हूं, जिंक सल्फाइड है। और भर्जन की परिभाषा को समझिएगा कि भर्जन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड अयस्क बनाने की जो प्रक्रिया है वह रोस्टिंग है, भर्जन है। एग्जाम्पल समझिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं इसको गर्म किया तो उस समय एक प्रोडक्ट बनता है जिंक ऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट बनता है SO2। बाकी आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस है, ये ऑक्साइड और हम यहां से प्राप्त कर लिए। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होंगे या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होंगे। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में होंगे तो निस्तापन कराएंगे, सल्फाइड अयस्क के रूप में होंगे तो भर्जन कराएंगे और ओवरऑल बनाएंगे क्या, ऑक्साइड अयस्क। और जो ऑक्साइड अयस्क हमारे पास बनेगा उस ऑक्साइड अयस्क का हमें कराना है बाबू अपचयन। और अपचयन कराने के लिए आप कार्बन से अपचयन करा सकते हैं, कोयले से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से करा सकते हैं। तो अगर हम कार्बन से अपचयन कराएंगे तो यह C जाके उससे जुड़ के CO बना और बड़ी आसानी से हमारा जिंक अलग हो गया। तो चाहे इस मेथड से ऑक्साइड बनाओ चाहे इस मेथड से ऑक्साइड बनाओ, जो ऑक्साइड बना है उसका अगर हम अपचयन कराते हैं तो बड़ी आसानी से हमको मेटल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो लेस रिएक्टिव वाले बच रहे हैं, तो लेस रिएक्टिव में कौन कौन एलिमेंट आता है ये समझिए। जो लेस रिएक्टिव में है उसमें नाम आता है वो कॉपर, इसमें भी आ जाएगा। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है। देखिएगा सिल्वर और गोल्ड तो वैसे फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनके भी सल्फाइड ओर पाए जाते हैं। यह मेनली किस रूप में पाए जाते हैं बाबू, सल्फाइड ओर के रूप में। और अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर सल्फाइड ओर के रूप में कोई चीज पाया जा रहा है तो आप उसका रोस्टिंग करा के कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ऑक्साइड ओर में। और जो ऑक्साइड ओर बनेंगे उन ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करा देंगे और रिडक्शन कराकर आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे क्या चीज, धातु को। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। और धातु की अगर प्राप्ति हो गई तो इस स्थिति में इम्प्योर मेटल ही हमें मिलता है। तो इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। देखिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातुओं का शुद्धिकरण। अशुद्ध धातु है तो उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा, मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं कि कॉपर का एग्जांपल ले रहा हूं कि इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मैं कैसे बनाऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक के हेल्प से। ये समझिएगा, हम क्या करते हैं वो, याद रखेंगे इसका नाम क्या है, वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि। किसी भी इम्प्योर धातु से प्योर धातु प्राप्त करना चाहते हैं आप तो वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके बड़ी आसानी से आप प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। करना क्या है मैं देखिए समझा रहा हूं आपको। एक इम्प्योर कॉपर मेटल जो आपके पास है, मोटा सा एक रॉड उसका ले लीजिए। यह है हमारे पास इम्प्योर कॉपर मेटल। और उसके बाद एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा प्योर कॉपर मेटल लीजिए, प्योर कॉपर मेटल।
और सॉल्यूशन ले लेना हमको किसका, CuSO4 सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो CuSO4 का सॉल्यूशन होगा तो इसमें Cu++ और SO4 पे माइनस चार्जेस रहेंगे। ठीक है, और करना क्या है, इसको जोड़ देना है बैटरी से। और बैटरी से जोड़ते समय ध्यान देना है कि जो इम्प्योर वाला कॉपर मेटल होगा उसको प्लस से जोड़ना है और प्योर वाले को माइनस से जोड़ना है। और ऐसा करने के बाद बाबू समझिएगा, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप जानते हैं कि एनोड पर मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी तो यह जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर मेटल है, इसमें से कॉपर जो है वह कन्वर्ट होगा Cu++ में और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। Cu++ में कॉपर इसका यहां से ऑक्सीडाइज होकर के विलयन में चला आएगा। इम्प्योर कॉपर मेटल में से Cu++ के रूप में इसमें से कॉपर निकल के कहां चला आया, विलयन में। और कैथोड पर जो रिएक्शन होगा, कैथोड वाला रिएक्शन समझने लायक है, समझिएगा। जो विलयन में Cu++ ये प्रोड्यूस हुए, चाहे ये वाले चाहे यहां से प्रोड्यूस होकर आया है, वह सारा Cu++ इलेक्ट्रॉन गेन करके जाके एकत्रित होने लगेगा कैथोड पर। याद रखिएगा, ये एनोड है हमारा और ये कैथोड है। एक समय आएगा कि इसमें का सारा मेटल धीरे धीरे जो है कि विलयन में चला जाएगा और विलयन से होता हुआ जाकर के पूरा इस कॉपर के ऊपर, ये प्योर वाला जो कॉपर है इसके ऊपर एकत्रित होने लगेगा। यह वाला पोर्शन मोटा होने लगेगा और यह वाला पोर्शन धीरे धीरे पतला होने लगेगा, समझिएगा। और इसमें एक समय ऐसा आएगा कि केवल अशुद्धियां ही बच जाएंगी, सारा का सारा कॉपर मेटल यहां से निकल के कैथोड पर जा चुका होगा और वह कैथोड अब हमारे पास शुद्ध रूप में कैथोड पर मेटल हमको प्राप्त हो चुका होगा। तो इस प्रकार हम धातुओं को बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। यह सारी विधियां थी जो मैं आपको बताया। इसके बाद अगले वीडियो में एलाइज वगैरह जो टॉपिक्स इसमें रिमेनिंग रह जा रहे हैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।